हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया ब्रह्मोस मिसाइल का एक सफल परीक्षण। इस महीने इंडियन नेवी को डिलीवर किए जाएंगे 3 MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स। पूर्वी लद्दाख की ठंड में चीनी सैनिक नहीं कर पा रहे हैं सर्वाइव। इंडियन एयरफोर्स ने खारिज किया पाकिस्तानी फाइटर्स का इंडियन एयर स्पेस में दाखिल होने वाली रिपोर्ट को, और इंडियन एयरफोर्स के जैगवार फाइटर्स को अपग्रेड किया जा रहा है स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ। आज की सबसे पहली खबर यह है कि आज मंगलवार को बे ऑफ बंगाल पर इंडियन नेवी की स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS रणविजय से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक और सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, और पिछले 8 दिनों में ब्रह्मोस मिसाइल का चौथा सफल परीक्षण है। जबकि इससे पहले इस मिसाइल के लैंड वेरिएंट को आर्मी टेस्ट मोड, आर्मी कॉम्बैट मोड और एयरफोर्स कॉम्बैट मोड में टेस्ट किया जा चुका है। और इसलिए ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इतने कम समय में इसकी इफेक्टिवनेस और ऑपरेशन रेडीनेस को चेक करने के लिए टेस्ट किया है। और जबकि ये ब्रह्मोस मिसाइल का इस साल किया गया 7वां मिशन है, और अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल को करीब 80 बार टेस्ट किया जा चुका है, और इन सारे टेस्टों में इस मिसाइल की जो एक्यूरेसी है वो 99% से भी ज़्यादा रही है। और बाकी आज जो मिसाइल टेस्ट की गई है वो ब्रह्मोस मिसाइल का एंटी शिप वेरिएंट था, और आज का टेस्ट भी एनुअल फायरिंग के हिस्से के तौर पर किया गया था, जिस दौरान ये मिसाइल 290 किलोमीटर की रेंज के साथ टेस्ट हुई है। और इस मिसाइल को एक बैटल प्रैक्टिस टारगेट के खिलाफ टेस्ट किया गया था। और ब्रह्मोस मिसाइल के इस एंटी शिप वेरिएंट को करीब 15 साल पहले इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन किया गया था, और तब से लेकर अभी तक इस मिसाइल में कई सारे अपग्रेड किए जा चुके हैं। और केवल इतना ही नहीं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल में और भी कई सारे इंप्रूवमेंट चल रहे हैं, और जिसके चलते 2024 तक हमें एक ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस NG भी देखने को मिल सकता है। और जबकि ये मिसाइल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है, जिसमें इसका सबसे पहला इंटरनेशनल कस्टमर फिलीपींस हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें बताया गया है कि फिलीपींस के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की सेल में थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि चाइनीज वायरस के चलते फिलीपींस को कुछ बजटरी लिमिटेशंस का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे ही उनके पास इस मिसाइल को खरीदने के लिए बजट बन जाएगा, तो फिर उसके बाद वे इस मिसाइल की खरीद के लिए आगे बढ़ेंगे। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कमांडर निशान सिंह को लेकर इंडियन नेवी की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं आया है, और फिलहाल उनकी तलाश में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन एक नया अपडेट इंडियन नेवी के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लेकर आया है, और वो ये है कि कल 30 नवंबर को कोची शिपयार्ड लिमिटेड में INS विक्रांत के बेसिन ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। और ये बेसिन ट्रायल्स सदर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल AK चावला की मौजूदगी में किए गए हैं। और अब बेसिन ट्रायल्स पूरे होने के बाद INS विक्रांत अपने फाइनल फेज में एंटर करने के लिए तैयार है, जिसके तहत अगले साल यानी कि 2021 के पहले हाफ में INS विक्रांत के सी ट्रायल्स यानी कि समुद्री परीक्षणों को प्लान किया गया है। और उम्मीद है कि लेट 2021 या फिर 2022 की शुरुआत तक इसे इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन कर दिया जाएगा। और इस INS विक्रांत प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत विजन को बढ़ावा देने के लिए इसमें 75% स्वदेशी कंपोनेंट इस्तेमाल हुए हैं। और इंडियन नेवी के मुताबिक इस INS विक्रांत प्रोजेक्ट में करीब 50 से भी अधिक इंडियन मैन्युफैक्चरर्स सीधे तौर पर शामिल हैं, और करीब 2000 के आसपास इंडियंस को इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है, और वो भी डेली बेसिस पर। और जबकि करीब 40,000 लोगों ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी पाया है। और जबकि इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन इंडिया की तरफ से एक हिंट मिला है, जिसके मुताबिक 3 MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स इस महीने इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिए जाएंगे, यानी कि इसी महीने 3 MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स भारत आने के लिए तैयार हैं। बाकी हेलीकॉप्टर्स पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयर लॉन्च स्वार्म ड्रोन सिस्टम को विकसित करने वाली योजना को तेज कर दिया गया है, जिसके तहत ऐसे स्वार्म ड्रोन सिस्टम्स को डिजाइन किया जाएगा जो मुख्य रूप से दुश्मन के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिफीट करने के काम आएंगे। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी इस योजना को जैगवार फाइटर्स के साथ शुरू किया है, यानी कि जो HAL के जैगवार मैक्स अपग्रेड प्रोग्राम के तहत जो जैगवार फाइटर्स को अपग्रेड किया जा रहा है, उनके इस अपग्रेड में स्वार्म ड्रोन कैपेबिलिटी भी शामिल की जाएगी। और रिपोर्ट के मुताबिक इसके तहत इंडियन एयरफोर्स के जैगवार फाइटर्स को करीब 24 ड्रोन्स को लॉन्च करने लायक बनाया जाएगा। और इन जैगवार फाइटर्स में स्वार्म ड्रोन कैपेबिलिटी इंक्लूड करने के लिए सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स भी इसमें शामिल है, जो टारगेट एक्विजिशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को विकसित करेगी। और केवल इतना ही नहीं बल्कि इस प्रोग्राम में HAL के साथ 2 स्टार्टअप कंपनीज भी शामिल हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा योजना के तहत इस सिस्टम को फिलहाल तो मैन जैगवार लैंड अटैक एयरक्राफ्ट के साथ डिजाइन किया जाएगा, जिसमें मदरशिप को करीब 4 पोर्ट्स कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा।
और कॉन्सेप्ट यह है कि हर एक पोर्ट करीब 6 हंटर किलर ड्रोन्स को कैरी करेगा, जो कि जरूरत पड़ने पर टारगेट एरिया की तरफ लॉन्च किए जाएंगे। और इन पोर्ट्स को ऑटोनोमस ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन जो जैगवार फाइटर्स का क्रू होगा वो इन ड्रोन्स को खुद को टारगेट की रेंज से दूर रखकर टारगेट की तरफ डायरेक्ट कर सकेगा। यानी कि अगर दुश्मन के किसी एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जैगवार फाइटर्स बिना दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की रेंज में आए उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। और सोर्सेज का कहना है कि सिस्टम की एक डिटेल प्रेजेंटेशन इंडियन एयरफोर्स के सामने पेश की गई है। और जिस तरीके से अभी सीमा क्षेत्रों पर तनाव चल रहा है और जो LAC के करीब चीन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए हैं, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। आपको ध्यान होगा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि कल एक रिपोर्ट काफी ज्यादा वायरल हो रही थी कि हमारे निकम्मे पड़ोसी के फाइटर जेट्स इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं। पर जैसे कि हमने आपको कहा था कि फिलहाल इस रिपोर्ट पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है और हमने इंडियन एयरफोर्स के किसी बयान का इंतजार करने के लिए कहा था। तो आपको क्लियर कर दें कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तानी फाइटर्स द्वारा इंडियन एयर स्पेस में दाखिल होने वाली रिपोर्ट को गलत बताया गया है और ये साफ किया गया है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की तरफ से LOC का उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन हमारे निकम्मे पड़ोसी इस बात की खुशियां मनाने से बिल्कुल भी बाज नहीं आए हैं कि उनके फाइटर्स इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुए और सही सलामत वापस भी चले गए। वो बात अलग है कि अगर पाकिस्तानी फाइटर जेट्स इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुए होते तो फिर जो हेडलाइन है वो कुछ और ही होती और वो शायद इस तरीके से हो सकती थी कि 2 निकम्मे पड़ोसी के फाइटर जेट्स इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुए, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स को देखते ही वो उसी रफ्तार के साथ वापस भाग गए जिस रफ्तार के साथ वे घुसे थे। या फिर ये भी हो सकती थी कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों को सफलतापूर्वक जमीन पर ले आया गया है, लेकिन अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो उनके फाइटर्स नहीं हैं, वो भारत के ही हैं जो भारत ने खुद शॉट करके वहां पे रखे हैं। और वैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही के एक ऑपरेशन में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस उन सुरंग के माध्यम से करीब 200 मीटर अंदर पाकिस्तान की तरफ गई थी, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा किया जा रहा था। और जबकि अभी हाल ही में कुछ ऐसी सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं जिनमें यह मालूम पड़ा है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोसेसिंग प्लांट है वो एक्सपेंड हो रहा है और इसके आधार पर रिसर्चर्स का कहना है कि इस बात की काफी संभावना है कि हो सकता है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है और फिर उसके बाद पाकिस्तान कहेगा कि भारत जो दूसरे देशों से हथियार लेता है वो इस रीजन की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। अब बाकी निकम्मे पड़ोसी की बात हमने करी है तो चिंदी पड़ोसी की बात तो करनी पड़ेगी, वरना वो बुरा मान जाएगा। तो आपको बता दें कि अभी एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है जिससे ये मालूम पड़ा है पूर्वी लद्दाख में ज्यादा ठंड के चलते चीनी सैनिकों का वहां सरवाइव कर पाना बेहद ही मुश्किल हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप चाइनीज आर्मी फॉरवर्ड पोजीशन से अपने सोल्जर्स को डेली बेसिस पर रोटेट कर रही है, जहां इंडियन ट्रूप सेम पोजीशन पर काफी लंबे समय तक तैनात रहते हैं। और हमारा एक सवाल है गोबर टाइम से कि जो भी कुछ महीने पहले वो अलग अलग तरह की वीडियोस डाल रहे थे जिसमें वो ये दिखा रहे थे कि उनके सोल्जर्स किसी भी तरह की वेदर कंडीशन, किसी भी तरह की ऑल्टीट्यूड के लिए पूरी तरीके से ट्रेंड है, उनके पास अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छे इक्विपमेंट है, अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े हैं वगैरह वगैरह। तो वो सब चीजें काम क्यों नहीं आ रही हैं? या फिर हम ये समझे कि वो सारी चीजें तुम्हारे देश के नाम की तरह ही चाइनीज हैं। और वैसे चीनी सैनिक भी सोच रहे होंगे कि काश हमारे देश ने इस चाइनीज वायरस को फैला के पूरी दुनिया की ऐसी तैसी नहीं की होती तो अभी के समय अपनी हरकत से ध्यान हटाने के लिए हमारे देश को जबरदस्ती भारत से पंगे नहीं लेने पड़ते। पर अब पंगे तो ले लिए हैं और परिणाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा ही। आज जहां एक तरफ सभी ऑफिशियल्स द्वारा भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 56वें रेजिंग डे पर सभी BSF पर्सनल को शुभकामनाएं दी गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक दुखद खबर ये सामने आई है कि LOC के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था और इस फायरिंग में BSF की ब्रेव हार्ट सब इंस्पेक्टर P. गुवेट सर्वोच्च बलिदान देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और BSF की तरफ से सब इंस्पेक्टर P. गुवेट के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हुए BSF का कहना है कि उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि अभी हाल ही की SCO मीटिंग में भारत ने चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करने से मना कर दिया है। और जबकि इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी एक घोषणा की गई है जिसमें उसका ये कहना है कि वो चाइना को सिंजियांग, तिब्बत, ताइवान और ऐसी अन्य इश्यूज में पूरा सपोर्ट करेगा। अब वो बात अलग है कि उसके सपोर्ट का कुछ खास फायदा होगा नहीं। बाकी इन सबके अलावा भारत सरकार की तरफ से करीब 10 लाख इंटीग्रेटेड नाविक और GPS रिसीवर्स की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और मेंटेनेंस के लिए प्रपोजल पास किया गया है और इस प्रपोजल के तहत स्वदेशी तौर पर ही नाविक और GPS चिप्स भारत में बनाई जाएंगी। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।